दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी क्लास लेकर। और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपकी उड़द की खेती का वर्णन लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, धान की खेती एवं मूंग की खेती आपकी हो चुकी है, अब आपकी उड़द की खेती है। अगर दोस्तों आपने दोनों खेतियों को पढ़ लिया है, दोनों खेती अच्छी तरीके से पढ़ ली है, तो ये खेती तो आपको हलवा लगने वाली है, क्योंकि बिल्कुल मूंग जैसी है। सिर्फ वर्ड चेंज कर दिए हैं मैंने, मूंग की जगह उड़द। कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें जैसे अलग होंगी तो उनको मैं आपको बता दूंगा। तो पहले वाली जो वीडियो है धान और मूंग की, उनको ज़रूर देख लें, तो ही आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके के समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चीज़ें वही सेम है, क्वेश्चन वही सेम है, अंतर क्या है वो देखिए आप लोग। उड़द की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बिंदु देख लीजिए आप लोग, वनस्पति के नाम एवं कुल उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, उन्नतशील किस्में, खाद एवं उर्वरक, बीज दर, बुवाई का समय, बीज उपचार, सिंचाई, कीट एवं रोग, उपज और आर्थिक महत्व। देखिए सेम पॉइंट हैं सभी, कहीं कोई अलग से पॉइंट नहीं लिया है, वही पूछे जाते हैं आपके। वनस्पतिक नाम दोस्तों ये अलग होता है, सब जानते हैं। वनस्पतिक नाम हमको सभी के याद करना है। और वनस्पतिक नाम क्या है? बिगना, मूंगो। आपका कई जगह आपको बिगना फेजियोलस भी मिल जाएगा, तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो। फेजियोलस क्या होता है? स्पीसीज होती है, और सभी फसलों में स्पीसीज अलग अलग होती हैं। क्लियर? तो बिगना मूंगो भी सही है आपका, और बिगना फेजियोलस भी सही है। क्लियर? कुल की बात करें तो दोस्तों कुल होता है लेग्यूमिनेसी। आप पहले से ही पढ़ रहे हैं कि सभी दलहनी वाली फसलों का कुल आपका लेग्यूमिनेसी है, और उपकुल कौन सा है आपका? पैप्लियोनेसी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है कुल और उपकुल में। तो उत्पत्ति स्थान बात करें तो उत्पत्ति स्थान मूंग का भी भारत था, और उड़द का भी आपका कहाँ है? भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके पॉइंट की। दोस्तों भूमि तो वही सेम भूमि है, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपने मूंग पढ़ा है तो। उड़द के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली आपकी चिकनी दोमट मिट्टी, आप बलुई दोमट भी कह सकते हो, तो वो मिट्टी मटियार दोमट भी कह सकते हो, तो वह मिट्टी, तो दोमट मिट्टी आगे लिखा, दोमट यहाँ पे लिखा है, तो समझ लीजिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट है, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो। वह मिट्टी आपकी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है उड़द के लिए। ठीक है ना? तो भूमि की तैयारी की बात आती है तो सब जानते हैं, एक जुताई मिट्टी पलट हल से करें, फिर आप क्या करें? 2-3 जुताई देसी हल से कर लें। देसी हल से करके पाटा लगाकर भूमि को भुरभुरा कर लें, भुरभुरा कर भूमि को समथल बना लेना चाहिए। क्लियर? भूमि की तैयारी सभी फसलों में सेम होती है, कुछ में अलग होती है। तो मैं आपको पता, जैसे आलू है तो आलू तो अपनी में है ही नहीं सिलेबस में, है ना। जैसे धान है तो धान की थोड़ी सी अलग होती है, अगर हम कैसे करते हैं धान को पानी में लगाते हैं तब अलग होती है। बाकी अगर आप छिड़कवा विधि या सीड ड्रिल से करते हो तो सेम होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जलवायु की बात करें दोस्तों, जलवायु तो खरीफ फसलों के लिए सेम जलवायु चाहिए, कहीं अंतर नहीं चाहिए कहीं से ले, बिल्कुल सेम होती है। कोई भी खरीफ की फसल हो, चाहे मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, सोयाबीन हो, धान हो, कोई भी फसल हो, जलवायु रट लीजिए आप लोग। ठीक है ना? उड़द खरीफ ऋतु की फसल है, सब जानते हैं। इसको जायद में भी उगाया जाता है, ये भी सब जानते हैं। और इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु चाहिए इसके लिए? गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। जहाँ पर 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर हम उड़द को अच्छी प्रकार से या आसानी से उगाया जा सकता है। तो दोस्तों जलवायु सेम है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, बस थोड़ा थोड़ा आप देखते चलिए और समझते चीज़ों को चलिए। अगर पहले के वीडियो नहीं देखें तो अच्छी प्रकार से समझें। अगर वीडियो आपने धान का और मूंग का देख लिया है तो इसको ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सभी सेम है। जहाँ अंतर आएगा मैं आपको बता दूँगा। बात करते हैं दोस्तों आगे उन्नतशील जातियाँ और उन्नतशील किस्में। दोस्तों ये अलग होती हैं, इनको जरूर याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बॉटनिकल नेम और आपकी उन्नतशील जातियाँ ये सभी में अलग अलग होती हैं, तो इनको तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए आप, ग्वालियर 2, खरगोन 3, उज्जैन 4, टाइप 9, पूसा 1, ये क्या है? ये आपकी अलग अलग से वैरायटी हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखें, क्योंकि वैरायटी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जामों में पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे खाद एवं उर्वरक की। तो खाद उर्वरक अगर दलहनी फसल है तो सभी दाल वाली फसलों में जितनी भी दलहनी फसल आएंगी आगे भी, तो सभी में सेम आपका
रहता है खाद और उर्वरक। देख लीजिए आप लोग मूंग की, अब यहाँ पे मूंग की बात आई, वैसे तो उड़द की बात चल रही है। तो देखिए उड़द के लिए 200 कुंटल गोबर की खाद बुवाई से 1 महीने खेत में डाल दें। आप उड़द कर लेना यहाँ पे। इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम आपकी पोटास प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर में इतनी आपकी इनकी मात्रा प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये तो आपको मालूम होगा कि 20 किलोग्राम क्यों करते हैं नाइट्रोजन, मैं आपको बता चुका हूँ मूंग में। यहाँ पर भी सुन लीजिए आप लोग, इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका दलहनी फसल है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्लियर। फास्फोरस की मात्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि फास्फोरस अधिक इसलिए यूज किया जाता है, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है, फास्फोरस करता है, इसलिए फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देना कैसा है, विधि सभी का एक जैसी होती है। आपको फर्टिलाइजर देने का तरीका पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा। आप कब करना है प्रयोग, जब आप बुवाई कर रहे हो तब। ठीक है ना। बाकी शेष नाइट्रोजन आपको 2-3 बार में छिड़क कर दे देना चाहिए। तो ये आपका खाद उर्वरक। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं आगे है बीज दर। तो बेटा मूंग की और उड़द की सेम बीज दर होती है और दोनों को खरीफ में और जायद में दोनों में उगाया जाता है। तो खरीफ की क्या है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जायद की क्या है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुवाई का समय क्या है, सब जानते हैं, कोई भी खरीफ की फसल है सभी का बुवाई का समय सेम रहता है, 15 जून से 15 जुलाई। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। पूरे तरीके से पढ़ रहे होगे तो, तरीके से नहीं पढ़ रहे होगे तो भैया प्रॉब्लम तो आती है पढ़ाई में, सीधी सी बात है। अगर आप शुरू से सब वीडियो पढ़ रहे हैं या आप किताबों का भी यूज कर रहे हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। किताबों से आप बहुत सारे छात्र कह रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा गलत हो जाए एग्जाम में, सर आपने तो एक जैसे बना दिए पूरी फसलों को। भैया मैं नहीं कहता, आप तो अपने टीचर से जहाँ भी पढ़ते होंगे उनसे बात कर लेना, उनसे पूछ लेना, और भी कोई एग्रीकल्चर के आपके संपर्क में उनसे जानकारी ले लेना कि सर ने ये वैसे पढ़ाया है, क्या ये गलत तो नहीं है। आप भरोसा, या तो भरोसा करना, भरोसा नहीं हो आपको तो पूछ जरूर लेना भैया, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये होते हैं कि पता नहीं सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, सभी में एक जैसी फसलें पढ़ा दी। एक जैसी नहीं, एक जैसी होती हैं, है ना। जो लोग नहीं जानते हैं वो एक जैसी नहीं पढ़ाते। किताबों को तो क्या है, किताबों में तो अलग अलग इसलिए दे देते हैं, किताबों में अलग अलग नहीं है। आप देखिए किताबों को ढंग से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, चीज़ वही है, बस घुमा फिरा देते हैं वो, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा देते हैं, है ना, बस और कुछ नहीं, चीज़ें एक ही हैं। हमको तो बस 2 फसलें तो लिखनी है एग्जाम में, और का 50 थोड़ी ना लिखनी है। तरीका तो सेम रखो ना, क्यों फालतू का तरीका चेंज करते हो। लिखने का तरीका आपका खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए, और जो मेरी खुद की लैंग्वेज है इसमें आप पढ़ लेते हो तो ये लिख के आ जाना, काम हो जाएगा आपका। विश्वास थोड़ा सा करना, ज़रूर करना, इससे आप अच्छा कर पाओगे। ऐसा ना आप किसी की बातों में नहीं आना, नहीं तो कोई बातों में, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं बातों में तो लग ही जाते हैं, तो बातों में नहीं लगना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं लोगों के, एग्रीकल्चर का पढ़ा भी रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं देख पाता उन लोगों की वीडियो, लेकिन देखता हूँ कहीं तो बहुत सारे ज़्यादा ही उल्लू बना जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचें, और जहाँ अच्छा मिलता है, जहाँ बेहतरीन मिलता है, जहाँ आपको उम्मीद होती है कि हाँ, और मैं ये नहीं, ये तो तर्क करना सीखो आप लोग। देखो कि जो मास्टर पढ़ा रहे हैं ना वो सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि ये चीज़ हमारे एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं यूँ ही पढ़ा दिया फोकट का और जो आया ही नहीं एग्जाम में। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख कर चलें, है ना, और देखते रहें अपनी किताबों में, ऐसा तो नहीं कहीं और से पढ़ा रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा देखें, है ना, खुद से आँक है, इन चीज़ों को आँकना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बात कर लो आगे। बीज उपचार सब जानते हैं, उड़द हो या मूंग, उपचार तो सेम रहेगा। दवाओं के नाम बस याद रख लो, कैप्टान और थायराम, इसके अलावा फोकट की दवाओं से लेना देना कुछ नहीं है। फफूंदनाशी दवाएं हैं दोनों, उपयोग करना है। दवा कितनी लेनी है, 2-3 ग्राम दवा लो। बीज कितना लेना है, 1 किलो बीज लो, उपचारित कर लीजिए। और अगर दाल वाली फसल है तो राइजोम कल्चर से भी उपचारित कर लीजिए, समझ गए ना, ये आपको कर लेना है बस, और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि वो सारे तो क्या होता है कि भैया वीडियो देखें बच्चे, ज़्यादा समय ले लो, समय उतना ही लेता हूँ जितना ज़रूरत है, ठीक है। चलिए सिंचाई की बात कर लो। सब जानते हैं सिंचाई की आवश्यकता होगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी भैया, बारिश होती है उस समय, तो कहाँ से होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सब जानते हैं कि उड़द की फसल जो है खरीफ ऋतु की फसल है, पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सूखा पड़ जाए तो लंबा सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं बरसता है, तो भैया आवश्यकता अनुसार क्या है सिंचाई कर देना चाहिए। हाँ सच्ची एक डाउट है, वो सुन लीजिए आप लोग, आपके दिमाग में नहीं आता लेकिन मेरे में आ जाता।
हमने अभी बात कर रहे थे कि हम इसको जायद में भी उगाते हैं, है ना। तो जायद में तो भैया पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर जायद में फिर कितना पानी चाहिए, कितनी सिंचाई दोगे आप लोग? 2 से 3 सिंचाई, कम से कम 3 सिंचाइयों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखें, अगर जायद की, पैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लें 2 नंबर में, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से 2 नंबर की भी प्रश्न आ रहा है, तो आप लिखेंगे क्या कि यहाँ इसके लिए अगर जायद में उगाते हैं तो 2-3 सिंचाइयाँ कर देना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बात की तो कीट वही लगेंगे जो मूंग में लगते हैं, फली छेदक, दीमक, सफ़ेद मक्खी, कंबल कीट, सब जानते हो इन कीटों के बारे में। नियंत्रण आपका याद रखें, इंडोसल्फान 35 EC है एक दवा, DDT भी है, BSC, हेप्टाक्लोर, बहुत सारी दवाएं। मात्रा लें और 800 से 1000 लीटर में पानी में घोल लें और घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रोगों के बारे में जान लीजिए। वही रोग जो मूंग में लगते हैं सेम रोग होंगे, कोई अलग तो होगा नहीं। ऐसा किसी को लगता है कि सर अलग रोग है तो मुझे बता दीजिए कौन सा रोग अलग लगता है। नहीं लगता, अरहर में आएगा एक अलग से रोग, वो बता दूंगा मैं आपको, अभी तो आप उड़द पढ़ रहे हो। ठीक है ना। रोग में देखिए पीला मोजिक है, सब जानते हैं वायरस के कारण फैलता है, और वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये भी सब जानते होंगे। इस रोग के कारण क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। पीली जब वो पड़ जाती हैं, जिससे पौधों में क्या होता है, फूल और फलियां नहीं, जब फूल ही नहीं लगेंगे तो फलियां कहाँ से लगेंगी, है ना। फूल से ही फलियां बनती हैं, तो वो नहीं लगते हैं। जब वो नहीं लगते हैं तो फिर क्या होता है, इस एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि इस रोग को फैलाने का काम करती है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी तो जानते होंगे, वाइट फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं कि सफ़ेद मक्खी जो होती है ना, फैलती है तो एक पौधे पर बैठी, फिर वहाँ से रस चूसने का काम करती है, रस चूस के दूसरे पौधे पर चले गई तो वहाँ पर इसको फैला दे। इस प्रकार से बहुत सारी सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं और पूरे में फैला देती है। ठीक है ना। तो ये आप बात ध्यान रखें। जब नियंत्रण में हम इसकी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम पीला मोजिक रोग का नियंत्रण करेंगे। वैसे खास नियंत्रण नहीं होता, फिर भी देख लीजिए आप लोग कि सबसे पहला तो आप देखते हैं कि रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ करके फेंक दीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि पीला पड़ता दिखाई दे रहा है कि इसमें वायरस फैल गया है तो उसको उखाड़ करके नष्ट कर दें। दूसरा है कि जो सफ़ेद मक्खी है वो फैलाने का काम करती है तो उसका कंट्रोल करें, और उसका कंट्रोल करने के लिए जो भी कीटनाशी दवा आती है उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा देख लीजिए, रोग प्रतिरोधी जातियाँ वो है, रेसिस्टेंट पाव आपकी जो वैरायटियाँ होती हैं जिनमें पीला मोजिक रोग नहीं होता है, तो वो ऐसी वैरायटी आप लोग आपके खेत में बो सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि जल्दी जल्दी तो नहीं हुआ। अगर जल्दी जल्दी हो गया, समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना। जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम मूंग जैसी है, आप पढ़ चुके हो तो काय को आपका समय खराब करूँ। ठीक है। चलिए, पौध गलन दूसरा रोग दोस्तों, इसको डंपिंग ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। यह रोग दलहनी फसलों में कवक द्वारा फैलता है। दलहनी फसलों, चाहे उड़द हो, मूंग हो, कोई भी फसल हो, किसके द्वारा फैलता है, बाई कवक के द्वारा। क्या होता है, पौधे की जड़ गल जाती है, इस जड़ गलती है, बाद में तना भी गल जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे दोस्तों। आगे आपका जो नेक्स्ट रोग है, उस रोग का नाम आप जानते हैं, पत्ती का पण दाग रोग कहते हैं। यह रोग उड़द में कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, कवक यानी फंगस के द्वारा यह रोग फैलता है। और इस रोग के कारण जो होती हैं पत्तियां पर भूरे जो दाग धब्बे होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है ना। दोनों रोग आपको, एक तो आपका पण दाग रोग, इससे पहले आपने कौन से पढ़ा रोग, दोनों रोग आपके डंपिंग ऑफ, दोनों कवक से हो रहे हैं तो नियंत्रण दोनों का सेम होगा। जैसे हम बात करें, दोनों दवा हैं हमारी, तो दोनों दवा चली आ रही हैं, डायथेन 45 और डायथेन 78। दोनों दवाओं फफूंदनाशी, दोनों का एक करो, किसी यूज का आप किसी एक का कर सकते हो, या वो। ठीक है ना। तो दोनों फफूंदनाशी जो दवा हैं उनका किसी एक का आप लोग इसका नियंत्रण कर सकते हो छिड़काव करके। छिड़काव करने का तरीका भी वही रहेगा, 1.5 से 2 लीटर मात्रा लें आप दवाई की, और 800 से 1000 लीटर पानी में घोलें, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इनमें से किसी एक दवा का छिड़काव कर दें, जिससे काफ़ी हद तक आपके इन रोगों का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। चलिए उपज पे आ जाइए। तो उपज कितनी है, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। सब जानते हैं उड़द और मूंग की लगभग सेम होती है। ठीक है। आर्थिक महत्व आपका, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि उड़द एक दाल वाली फसल है, दलहनी फसल है। इसका जो उपयोग होता है हम दाल के रूप में, भोजन के रूप में करते हैं, और ये उड़द का जो भूसा होता है उनको पशुओं को खिलाया जाता है। इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से
क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो इससे हमारी जो भूमि होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, और जब उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी उड़द की फसल है। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और समझ में जिन छात्रों को नहीं आई है वो पुराने वाले वीडियो देखें। पुराने का मतलब ये है मेरा कि वो मूंग को पहले पढ़ें, इसके बाद उड़द पर नंबर लगाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें और कहना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करें। कहीं भी कोई दिक्कत, बहुत सारे छात्रों को फ़ोन आते हैं पर डे, 20-25 छात्रों के फ़ोन आ जाते हैं मुझे सुबह से लेकर शाम तक कि सर तो बहुत सारे उनके डाउट भी क्लियर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते चलिए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 95% का जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, जिनका 95, तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की चिंता नहीं है। देखो प्रैक्टिकल का तो मुझे पता नहीं आपको कितने मिलेंगे आपके यहाँ, वैसे तो हमारे यहाँ तो 30 में से 30 देते हैं, 30 में से 30 दिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ 30 में से 30 दें तो 95 क्रॉस हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, 90 प्लस तो जा ही रहे हो, 95 भी चले। लेकिन एक बात का ध्यान रखें भाई, हिंदी इंग्लिश को ना भूल जाएं। हिंदी इंग्लिश या जो भी संस्कृत है जिन छात्रों के पास, उसको अच्छी प्रकार से पढ़ लें। बहुत सारे छात्रों के पास संस्कृत भी होगी, क्योंकि परसेंट तो वही बनवाएंगी आपकी हिंदी इंग्लिश। अगर उनमें मान के चलिए 70 नंबर रहेगा तो परसेंट हमारी गिर जाएगी, 80-85 पे रुक जाएगी। तो इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश पे विशेष फोकस करें। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था, आज मैंने बता दी आपको। अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो इस बात का पता चल गया होगा आपको कि हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये जो है ना, जिनके पास संस्कृत है वो संस्कृत को पढ़े, इंग्लिश नहीं होगी उनके पास, तो अच्छी प्रकार से पढ़ लें इनको, क्योंकि ये आपकी परसेंट गिरा देंगी। नहीं तो फिर आप एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर आ जाएँ, इन दोनों में अच्छे नंबर नहीं आए, फिर क्या होगा, समझ रहे ना बात। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे टीचर्स से आप पढ़ें, बाकी जो भी हिंदी इंग्लिश है, और अपना लक्ष्य की जो भी लक्ष्य आपने रखा है, कितने परसेंट का रखा है, उसको पूर्ण जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।